गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके नोट्स लेकर आया हूँ। ये जो नोट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आएंगे। किस प्रकार से हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ये जो क्लासेज हैं हमारी एस्टेट के लिए हैं, सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है, हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाले छात्रों के या अदर स्टेट में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है जिन्होंने मेडिकल साइंस लिया हुआ है। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे अपने आप में। इनको करना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक नेम हो जाते हैं। जब हम क्लासीफाई करते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज डिस्कस करूँगा। थोड़ी सी क्लास आज बड़ी होगी तो मेरी इस क्लास को पूरा देखिएगा, और आपको अगर समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या चीज़? हम बोलते हैं इसको एक ये साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स की फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि हम उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ बता सकें। अब भाई डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं। वही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट बहुत आए जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, 3 किंगडम दिया, 5 किंगडम दिया। सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल, जिन्होंने हैबिटेट के आधार पर क्या किया था, क्लासिफाई किया था कि भाई लैंड, वाटर और एयर में रहने वाले जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे। लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके बाद जितने भी जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने फूड हैबिट्स के आधार पर, मतलब न्यूट्रिशंस के आधार पर उनको डिवाइड किया। उनको बताया कि कौन सा 2 किंगडम में आएगा, कौन सा 3 में आएगा, कौन सा 5 में आएगा। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी तो सबसे पहले आया था प्लांटाई और एनिमेलिया, इसके बारे में बताया गया। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, प्लांटाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। फिर क्या आया, 5 किंगडम सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमेलिया, है ना। ये तो पता होगा सभी बच्चों को, ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो इक्लर और जो एंगलर हैं, इक्लर एंड एंगलर और प्रेंटल, है ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स आर ट्रांजिशनली फाइलोजेनेटिक। क्या कहा इन्होंने कि भाई इक्लर, एंगलर और प्रेंटल ने कहा कि फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम्स है वो नॉर्मली एक बार देखा जाए तो ट्रांजिशनल फाइलोजेनेटिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ट्रांजिशनल का मतलब ट्रांसफ़र होना, है ना, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र होना, करेक्टर्स ट्रांसफ़र होना। अब फाइलोजेनी क्या होती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फाइलोजेनी? फाइलोजेनी इज ए डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एंटायर रेस। हैकल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फाइलोजेनी का, और जो टर्म है मोनेरा की, ये दी थी भाई किसने, ये दी थी भाई डॉगर्टी और एलन ने। डॉगर्टी और एलन ने ये दिया था। पहले तो समझें आप फाइलेटिक क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। फाइलेटिक क्लासिफिकेशन, ये जो इट इज़ ए टाइप ऑफ द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप टू ए पर्टिकुलर लाइन और डिसेंट। देर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फाइलेटिक रिलेशनशिप। 2 यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स बताए गए हैं फाइलेटिक रिलेशनशिप के। एक तो है पैट्रिस्टिक और दूसरा है क्लैडिस्टिक। पैट्रिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है, 2 प्लांट्स, है ना, सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं जिनको कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है, पैट्रिस्टिक बोला जाता है। और क्लीडो मतलब ब्रांच, मतलब टर्म्स फॉर क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप इन देयर ऑफ द फेलेटिक लाइंस। कुछ क्लोजनेस अगर आपको नज़र आती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो उसको क्लैडिस्टिक्स की फॉर्म में कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए ना फेलेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, फेलेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो रिलेशनशिप के आधार पर है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके आपस में रिलेशनशिप के आधार पे हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं भाई, हम क्लासीफाई करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्लैडिस्टिक, क्लैडिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है।
HSSC, एस्टेट है ना, CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं वो सब इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, PGT बायोलॉजी, NVS बायोलॉजी, या फिर DSSB में टीचर लगना चाहते हैं, या आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में एक अध्यापक बनना चाहते हैं, या हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं बायोलॉजी का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इनको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि कम से कम 1 या 2 बार देखेंगे तब आपको एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ें हैं। अब आता है क्लैडिस्टिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स है, क्या बोलते हैं हम इसको, ये एक मेथड है क्लासिफिकेशन करने का। ये क्या है, एक मेथड है क्लासिफिकेशन करने का, न कि गिवन बाय विली हेनिंग। किसने दी थी भाई ये बात, किसने कही थी, विलिंग हेनिंग ने कही थी, और इसको हेनिंगियन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। भाई इसके नाम से साइंटिफिक है, साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट के नाम से ही क्या है, इस क्लासिफिकेशन को जाना जाता है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई ग्रीन डेटा बुक। ग्रीन डेटा बुक की बात करता हूँ तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम GDB, है ना। ये हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि वो रेयर प्लांट्स है ना जो बोटेनिकल गार्डन में या प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखे गए हैं, तो उनको ग्रीन डेटा बुक कहा जाता है। अगर हम कहें कि जो इन्फॉर्मेशन रेयर प्लांट से रिलेटेड है वो ग्रीन डेटा बुक के अंदर लिखी जाती है। ब्लू बुक की अगर हम बात करते हैं तो ब्लू से आप समझ जाओगे कि भाई ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, हैज़ कंप्लाइड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड अंडर द टाइटल ब्लू बुक। मतलब जितने भी एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सारे के सारे ब्लू बुक के अंदर लिखे गए हैं। फिर आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। कि भाई ट्रेड में ट्रैफिक का मतलब क्या भाई, फोना और फ्लोरा का उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है भाई, हम अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हमें बनाना है तो हम फ्लोरा एंड फोना की ही क्या करते हैं भाई, आवश्यकता, वहाँ से ही अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे है IUCNNR, जिसको हम IUCN भी बोलते हैं। पहले क्या था ये, IUCNNR। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, IUCN बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। GEF की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। अगला है भाई यहाँ पर BHNS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई के अंदर है। इट्स लोगो इज द हॉर्नबिल। WWFN, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पुराना नाम क्या था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। इसको 1986 में बनाया गया था, और अब इसको हम WWFN के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो लोगो है वो जायंट पैंडा के ऊपर रखा गया था, एलुसोपेडा मिलेनोलियोका। IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, 1952 में इसका क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। आगे देखें भाई, WPSI, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, देहरादून। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली। NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल। मिक्सोट्रॉफी किसको कहते हैं, मिक्सोट्रॉफी का मतलब होता है द न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द यूजिनॉइड्स विच शो photosynthetic mode of nutrition in light and become holozoic in the absence of light। देखिए बेटा, मिक्सोट्रॉफी का मतलब होता है कि भाई दिन के समय तो क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, लेकिन रात के समय जब लाइट नहीं होती है तो उस समय ये होलोजोइक न्यूट्रिशन अपना फॉलो करते हैं, तो उन्हीं को मिक्सोट्रॉफी कहा जाता है। आगे है एल्बीजिया फेल्केट,
ये सब वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले ट्री का क्या नाम है, तो उसका नाम है एल्विजिया फेलकेट। एल्विजिया फेलकेट। आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भी इम्पोर्टेंट आपको कोई चीज़ मिल पाएगी, तो बहुत ही आप लकी हैं, आप फ्री में ये सारी चीज़ें प्राप्त कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें फ्री में नहीं सब कुछ बिका हुआ मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सब खरीदना चाहते हैं, बस हमसे जुड़ जाएं, हमसे जुड़ जाएं। तो जुड़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को, कंडीशंस को, तो आप बहुत तेज़ी से क्या है नॉलेज को ग्रास्प कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लॉर्नेशिया टेस्मेनिका ये सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट है, मतलब 43,000 43,000 ईयर्स पुराना है। क्या है? लॉर्नेशिया टेस्मेनिका। और ब्यूटी का मोनास्पर्मिया, ये क्या है भाई? ब्यूटी का मोनास्पर्मिया इज कॉल्ड ए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में आग नहीं लग जाती है तो इन्हीं के कारण लगती है भाई, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे आते हैं बेटा मोनेरा की तरफ चलते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं इसके अंदर। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, है ना, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे मोनेरा किंगडम के अंदर बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपको मोनेरा किंगडम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई होते कैसे हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और कंटेनिंग द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द लिविंग फॉर्म्स। कहा जाए कि सबसे पहले यही हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद थे। इनको प्रिमिटिव कहा जाता है, प्राचीन कहा जाता है। आगे है जो सेल्स हैं, ये इनकी जो सेल्स होती है मोनेरा की, वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और जनरली सेल वॉल क्या होती है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये सेल्स माइक्रोस्कोपिक है, इनको देखना बहुत ही मुश्किल होता है अपनी नेक्ड आई से। हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। आगे है जेनेटिक जो मटेरियल है आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू द न्यूक्लियस एंड कंटेन्ड नेक्ड डीएनए। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर कैसा होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है ना। तो पर्टिकुलर न्यूक्लियस तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको किस फॉर्म में? आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं बच्चों? मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ए सेक्सुअल होता है एक्सेप्ट द जीन रिकम्बिनेशन। जीन रिकम्बिनेशन की जगह क्या होता है यहाँ पर बेटा? ए सेक्सुअल। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन रिकम्बिनेशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ए सेक्सुअल देखने को मिलेगा। फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है और सिंगल स्टेटेड होते हैं। अब बारी आती है एग्जांपल्स की। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। बेटा बैक्टीरिया में अगर कोकस शेप है, कोकस है ना, स्फेरिकल, गोल 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 आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कोकस। स्पाइरुलम या स्पाइरल या कोइल्ड शेप के मिलते हैं आपको, है ना, इस प्रकार से अगर शेप के मिलते हैं आपको, तो भाई हम उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कॉइल्ड शेप, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। बैसिलस रॉड शेप, एक रॉड शेप में मिलेगा आपको, और कोमा शेप में, जैसे इस तरीके की शेप में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं विब्रियो, है ना, विब्रियो। आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम नॉर्मली अगर देखें तो बैक्टीरिया को टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया क्या है? ये सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स बताया जाता है, और ये ज़्यादातर क्या मिलते हैं भाई? मोस्टली हॉस्टाइल कंडीशंस में ये मिलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्सी एरिया। एक प्रकार से देखा जाए तो सभी जगह ये मिल सकते हैं। तो भाई एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया को कहा जाता है हेलोफाइल्स। क्या कहा जाता है? हेलोफाइल्स। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और जहाँ मार्सी एरिया होता है उसको बोलते हैं मिथेनोजन्स। और सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर क्या होती है बेटा? शोज एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। मिथेनोजन्स रिस्पॉन्सिबल होता है बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या करता है? यहाँ पर अपना योगदान देता है। अब बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया की तरफ।
यू बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि इनकी रिजिड क्या होती है, सेल वॉल होती है, और ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिलम होता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं बच्चों ये। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिले हैं ना आपको, उसी प्रकार से इनके अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, दे मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन में, टेरेस्ट्रियल में। कुछ हैं इनके अंदर, इनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल्स होती हैं जो परफॉर्म करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर नॉस्टॉक और एनाबेना। फिर आता है बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है ना। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं, तो उसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं हमारे कर्ड बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसको हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। एक वर्ड आता है बेटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल बताया गया है ये हमारी अर्थ के ऊपर। दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, इनको कहा जाता है भाई ये सबसे सिंपल होते हैं, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। इनको जाना जाता है पीपीएलओ की फॉर्म में। पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये विदाउट ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था केवल मोनेरा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो प्रोटिस्टा की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर बताऊँगा मैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। अब हम बात करते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स मेन। सबसे पहला है कि इनके अंदर सभी प्रकार के यूनिसेलुलर है, इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स होते हैं। अब ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स नहीं है, प्रोकैरियोट्स केवल मोनेरा होते हैं। अब सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स पूछा जाए तो प्रोटिस्टा का जवाब दीजिएगा। और एग्जाम्पल लिखेंगे आप, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक फॉर्मिंग प्लैंक्टन। अगला है कि ज़्यादातर ये एक्वेटिक एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोबिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं, अगर प्रेजेंट हैं 11 स्टैंडर्ड, अगर प्रेजेंट है तो 11 स्टैंडर्ड की फॉर्म में होंगे प्रोटिस्टा के अंदर, और अरेंजमेंट होगी 9+2। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये स्टेट के क्वेश्चन में आया हुआ था कि भाई एक बार तो प्रोटिस्टा के अंदर जो अगर मान लीजिए फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो कौन सी अरेंजमेंट उनके अंदर देखने को मिलेगी। 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन से कंपोज होते हैं। जेनेटिक मटेरियल के अंदर 2 या उससे ज़्यादा डीएनए क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं एग्जांपल्स को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। बेटा क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्राइसोफाइट्स आप कहेंगे इनके अंदर आ जाते हैं डायटम्स, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं डायटम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज ए सॉप बॉक्स। आपने साबुन का जैसे बॉक्स देखा है ना, तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाते हैं डायटम्स के चारों तरफ। एक बहुत ही पतली क्या होती है बेटा, वहाँ पर सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। अगला है सेलिशियस indestructible cell wall pile up to the bottom of the water reservoirs and form big heaps called the diatomaceous earth। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्लाइसियस इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है बॉटम, जहाँ पानी होता है ना, नीचे नीचे बॉटम एरिया जो होता है ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, एंड फॉर्म बिग हीप्स कॉल्ड द डायटोमेशियस अर्थ। मतलब नीचे एक क्या बना लेते हैं, एक अगर कहें तो जैसे आपने देखा होगा ना, एक ही जगह कोई चीज़ें डालते रहते हैं, जैसे अनाज डाल देते हैं तो इस प्रकार से हीप सा नहीं बन जाता है। तो ये बॉटम पर पाए जाते हैं नॉर्मली, और एक गुच्छा टाइप का बना रहता है नीचे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स, या हम बोलें डायटोमेशियस अर्थ बोल देते हैं उसको।
डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल होते हैं और बाईफ्लैजिलेट होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। प्रीडोमिनेट कलर होता है इनका गोल्डन ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन येलो, ग्रीन, रेड और इवन ब्लू कलर के भी आपको ये देखने को मिलेंगे। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे कि जिम्नोडियम और गोनियोलैक्स, ये ज़्यादा नंबर में ग्रो करते हैं समुद्र के अंदर और वाटर को, है ना, और वाटर कैसा दिखने लग जाता है, लाल कलर का नज़र आ जाता है, क्योंकि इनको रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे कि गाइनोडियम और गोनियोलैक्स, ये ज़्यादा नंबर में क्या है समुद्र के अंदर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो लाल रंग का नज़र आता है, इसलिए उनको रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम्पल याद रखना, डाइनोफ्लैजिलेट्स कौन कौन से हैं, जिम्नोडियम और गोनियोलैक्स। ये अगला है भाई यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिनॉइड्स में बात करें तो दे आर यूग्लिना लाइक ए यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स बोलते हैं इनको हम बच्चों, तो विच पोसेस पेलिकल इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करते हैं। यूग्लिना यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स होते हैं और यहाँ पर पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल, और जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में क्या करते हैं, जहाँ पेलिकल होगा तो वहाँ क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल होंगे। अगला है भाई दे हैव दी टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अगला है यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं भाई, ये अपना फूड बनाने का काम करते हैं ना, तो फोटोसिंथेटिक कहा जाता है। और एंड एक्ट एज ए प्रीडेटर्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये प्रीडेटर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना, पेरेनेमा। अब आता है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं और ये डिकेइंग ट्विंग्स और लीव्स को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि भाई अंडर फेवरेबल कंडीशंस, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। द सेल वॉल ऑफ स्पोर्स बियरिंग सेलुलोज, जो सेल वॉल होती है उनके जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। फाइसेरम और फुलीगो, ये ध्यान रखना। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या है, इनको बोला जाता है भाई अपनी ग्रोथ करते हैं तो उनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जो फ्रूटिंग बॉडीज़ जैसे कि हम कहें कि स्पोर्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, सेल वॉल में जो स्पोर्स हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं बेटा। एग्जाम्पल है फाइसेरम और फ्यूलिगो। अब आती है भाई प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा प्रोटोजोन्स का। सारे के सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और नॉर्मली ये लिव एज ए प्रीडेटर ऑफ पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट्स के रूप में क्या है ये बेटा रहते हैं, या तो हमारी बॉडी के अंदर या फिर बाहर। तो आपने देखा होगा प्रोटोजोन्स में बहुत सारी बीमारियाँ हमें होती हैं, तो कुछ यहाँ पर बता दूँ, क्लासीफाइड किया गया है यहाँ पर। अगर अमीबॉइड्स है तो अमीबा और एंटामीबा के कारण होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है तो ट्रैपेनोसोमा, सिलिएटेड प्रोटोजोन है तो पैरामीशियम, और स्पोरोजोन्स हैं तो प्लाज्मोडियम। तो ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, तो ये एग्जांपल्स पर्टिकुलर पता होने चाहिए कि अमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, अमीबा और एंटामीबा। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, ट्रैपेनोसोमा। और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, पैरामीशियम। और स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। अब बारी आती है फंगी की। फंगी कैसे होते हैं बेटा, दे आर क्लोरोफाइलस हेटरोट्रॉफिक स्पोर फॉर्मिंग नॉन वेस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल बनी होती है चिटिन या फिर फंगल सेलुलोज की। ध्यान से समझिए, एक तो क्या होते हैं, एक क्लोरोफाइलस होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, स्पोर फॉर्म करते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन वेसिकुलर होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये केवल फंगी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आगे देखें भाई, इसमें फूड रिजर्व होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई इनके, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये वेजिटेटिव शो करते हैं। वेजिटेटिव में कौन कौन से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। और ए सेक्सुअल की बात करता हूँ तो ये कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स की फॉर्म में रहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहें तो फंगी के अंदर तो ऊस्पोर्स,
एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स आपको याद रखने हैं। सेक्सुअल साइकिल में फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पर क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। पहले होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। दूसरा क्या होगा, कैरियोगाइमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई का क्या होगा फिर फ्यूजन होगा। फिर क्या होगा, मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब वहाँ पे देखिए कई जाइगोट के बाद क्या होता है, माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन, एजिटीज, क्रोमोसोम नंबर ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा भाई यहाँ पर जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट है ना, जाइगोट के अंदर मियोसिस प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स क्या है यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोट रखनी है। अगला है एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज़ का। फाइकोमाइसिटीज़ की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ये एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, या हम कहें डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज, जहाँ पर डैम्प प्लेसेज होते हैं वहाँ पर आपको ये फाइकोमाइसिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। माइसीलियम क्या है, एसेप्टिक होती है, कोइनोसाइटिक होती है। माइसीलियम एसेप्टिक या फिर हम इसको कोइनोसाइटिक कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो जूस्पोर्स मतलब मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स मतलब नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकस, राइजोपस और इसके अलावा है एल्ब्यूगो। तो बेटा ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ दिया गया है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंगी कहते हैं, गोल होती है, सैक फंगी बोलते हैं इसको हम। दे आर सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं बेटा, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और कोप्रोफाइलस होते हैं। ये ज़्यादातर डंग में आपको देखने को मिलेगा, गोबर वगैरह में देखने को मिलेगा। और माइसिलियम और ब्रांच्ड है ना, माइसिलियम होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं और ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया के फॉर्म में। सेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात करता हूँ तो एस्कोस्पोर्स कहा जाता है, प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, एस्परगिलस, कैल्विसेप्स है ना, क्लेविसेप्स। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। बेसिडोमाइसिटीज़ की बात करें तो क्लब फंगी कहा जाता है इनको। माइसिलियम क्या होती है, ब्रांच की फॉर्म में होती है, सेप्टेट की फॉर्म में। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के तहत होता है। ए सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं इनके अंदर आपको नहीं मिलेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दो वेजिटेटिव बाई टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स फॉर्मिंग बेसिडियम। और बेसिडोस्पोर्स है ये प्रोड्यूस होते हैं बेटा इन बेसिडियम बाय डेवलपिंग ए फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडोकार्प्स। एग्जाम्पल है एगेरिकस, अस्टिलेग और पुकीनिया। ध्यान से सुनिएगा, बेसिडोमाइसिटीज़ को क्लब फंगी के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हो ना, ये याद रखना, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लब फंगी किसको कहा जाता है, बेसिडोमाइसिटीज़ को कहा जाता है। माइसिलियम ब्रांच होती हैं, सेप्टेट होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के तहत होता है। ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेसिडोस्पोर्स क्या हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बेसिडियम है ना, और फ्रूटिंग बॉडी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। बेसिडोकार्प्स इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल एगेरिकस, ऑस्टिलेग और प्यूकिनिया। नेक्स्ट आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। क्या आता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ फंगी इम्परफेक्ट बोलते हैं इसको। ये केवल वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल फेज ही हम इसका जानते हैं। ओनली वेजिटेटिव एंड ए सेक्सुअल फेज इज़ नॉन। और माइसिलियम कैसा होता है, इनका सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। सेपरेट का मतलब बेटा अलग अलग ब्रांच होता है। कुछ मेंबर्स में सेप्रोफाइट्स कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्रेको। तो ये चीज़ें बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। पढ़ें और जो चीज़ समझ में ना आए तो पूछिए मेरे से। प्लांटेई की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट किंगडम हमारा आता है प्लांटेई किंगडम। प्लांटेई किंगडम के अंदर आते हैं बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ना। ये चीज़ें याद करनी है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और वहीं एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं भाई, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है सेल में, वायरस, विरोइड, लिकन्स, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वायरस, विरोइड और लीचन्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस, विरोइड्स और लीचन्स नहीं आते हैं,
क्योंकि वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, है ना, जिसके अंदर क्या होता है भाई, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और वो भी लिविंग के आउटसाइड। इन एडिशन अगर देखा जाए तो इनके अंदर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या फिर आरएनए आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपको जो ये वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट जो करते हैं, तो इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर ये वायरसेस आप देख सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको वहाँ पर मिलेगा। वहीं एनिमल्स को अगर मान लीजिए इन्फेक्ट करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद है, इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया फीडिंग वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफाजिस। बहुत बार आ गया कि भाई बैक्टीरिया फीडिंग वायरस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियोफाजिस। और वहीं विरोइड्स की बात करते हैं तो ये डिस्कवर्ड किया था टी ओ डाइनर ने एज ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। ये वायरस से भी छोटा होता है ना, वायरस से भी क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ फैलाने में हेल्प करता है, और ये फ्री होता है आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, मतलब फ्री आरएनए आपको देखने को मिलेगा, और इसके चारों तरफ कोई प्रोटीन की कोटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले किसने देखा था विरोइड्स को, टी.ओ. डीनियर ने देखा था। ये क्वेश्चन विरोइड्स के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। लीचेंस की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं बेटा एल्गी और फंगी के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एल्गल जो पार्ट है फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, माइकोबायोन्ट कहा जाता है। जो टर्म है प्रोटोजोआ सबसे पहले गोल्डफ्यूज ने दी थी। किसने दी थी, गोल्डफ्यूज ने, गोल्डफ्यूज। प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो वर ऑब्जर्व बाय द फर्स्ट टाइम बाय लीवेनहॉक। प्रोटोजोन्स को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था भाई, लीवेनहॉक। यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वॉन सेलबोल्ड। तो इनको देखने वाले कौन थे, यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोन्स, है ना, जो केवल यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, वॉन सेलबोल्ड था। डॉबेल ने डिस्क्राइब किया था प्रोटोजोन्स एज ए सेलुलर एनिमल्स। और वहीं फूड वैक्यूल्स की बात की जाती है प्रोटोजोन्स में, उसको क्या कहा जाता है भाई, गैस्ट्रियोलस कहा जाता है, गैस्ट्रियोल्स कहते हैं। जो टर्म है गैस्ट्रियोल ये दिया था वोल्कोनोवस्की ने। किसने, वोल्कोवस्की ने। तो भाई कंटेंट जो है फूड वैक्यूल के अंदर वो क्या क्या है, अमीबा, और फर्स्ट क्या है एसिडिक इन नेचर, और बाद में क्या हो गया था एल्कलाइन। हाइमैन ने 1917 में पहली बार सोल जेल थ्योरी के बारे में बताया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, सोल जेल थ्योरी पूछा जा सकता है। तो हाइमैन 1917 में सबसे पहले सोल जेल थ्योरी उन्होंने दी थी। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कि भाई पाइनोसाइटोसिस अमीबा के अंदर देखने को मिला था। सबसे पहले स्टडी किसने की थी, मास्ट और डॉयल ने 1934 में। जायंट अमीबा, सबसे बड़ा अमीबा देखा गया था, एज पिलोमाइग्जा, या फिर इसको काउज के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको याद रखना है, जायंट अमीबा, पिलोमाइग्जा या फिर काउज के नाम से जानते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रोटेरोस्पोंजिया, कॉलोनियल प्रोटोजोन्स होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड पोरीफेरा। ध्यान से सुनिए भाई, ये जो प्रोटोस्पोंजिया का है ना, प्रोटोस्पोंजिया, तो इसमें समझ जाओगे आप कि ये जो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का क्या है, लिंक है। इसको इस चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रामीबा की अगर हम बात करें तो एक्टोपैरासाइटिक प्रोटोजोन्स जो क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल्स, हाइड्रा की एपिडर्मल सेल्स को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो इसको हाइड्रोमीबा कहा जाता है। हाइड्रा अमीबा नाम से ही समझ जाओगे आप। इफ़ अमीबा इज़ प्लेस्ड इन ए डिस्टिल वाटर, अगर अमीबा को डिस्टिल वाटर में अगर रख दें तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। अगर अमीबा को हमने सॉल्ट वाटर में काम रख दिया तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगा, लगभग डिसअपियर हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहा जाता है बच्चों, वायरोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ वायरोलॉजी किसको कहा जाता है, स्टैनली को कहा जाता है। स्टैनली, STNV, एक पैरासाइट है, पैरासाइट ऑन अनदर वायरस, स्टैनली के नाम से जाना जाता है इसको भाई। स्यूडोविरियंस के बारे में अगर बात करें तो स्यूडोविरियन के अंदर क्या होते हैं, होस्ट सेल डीएनए होता है बेटा, मतलब होस्ट का डीएनए उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ द वायरल जीनोम। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोटोग्राम्स
वाज स्टार्टेड बाय WHO इन 1967। देखो, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, मतलब स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो भी कब, 1967 के अंदर। वायरसेस कैन बी कल्चर्ड ऑन द लिविंग सेल्स बाय होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड, है ना। वायरसेस क्या है भाई, कल्चर किया जाता है लिविंग सेल्स को होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड के तहत और चिक एम्ब्रियो मेथड के तहत। और कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन इज वाइडली यूज टिश्यू टू कल्चर एनिमल वायरसेस। हेपेटाइटिस जो ए वायरस है, जिसको हम HAV कहते हैं, ये मोस्ट स्टेबल वायरस इन्फेक्टिंग है, मोस्ट स्टेबल वायरस है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। और इट कैन विथस्टैंड हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, मतलब ये 56 डिग्री सेल्सियस, मतलब 56 डिग्री सेल्सियस में भी लगभग 30 मिनट तक ये ज़िंदा रह सकता है। तो एंड ट्रीटमेंट विद द डाई एथाइल ईथर, ट्रीटमेंट किससे की जाती है बेटा, डाई एथाइल ईथर के तहत की जाती है हेपेटाइटिस ए वायरस के दौरान। ज़्यादातर मोस्टली जो म्यूटेबल जो वायरस है उसको हम बोलते हैं HIV। सेकंड मोस्ट म्यूटेबल है इन्फ्लुएंजा वायरस। और TMV क्या है, टोबैको मोजैक वायरस, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट वायरस कहलाता है। तो बच्चों, ये थे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर याद करनी है। प्लांटाई किंगडम और एनिमली किंगडम आपको अलग से कराया जाएगा। तो ये जितने भी नोट्स मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने इम्पोर्टेंट। और इनको क्लासिफाई करना और इनको याद रखना कभी कब हो सकता है, जब आप मेरी वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखेंगे ना, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सुनने से याद जल्दी होता है और लिखने से याद जल्दी नहीं होता है। अगर आप लिखने बैठ गए हैं तो लिखने से बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप देखते हुए लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से समझाया जा रहा है, तो ही आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो कोशिश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे। 40 डेज़ का है ये, और फिर आपका स्टेट आ जाएगा, KVS आ जाएगा, NVS आ जाएगा, तो उसमें आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज क्या है आपको प्रोवाइड की जा सके। तो भाई, इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों का प्यार बना रहे, जैसे पहले बना रहता था वैसे ही अभी भी बना रहना चाहिए। तो कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।